एएसओ का क्या रोल होते हैं, कानूनगो का क्या रोल है, अमीन का क्या रोल है, चार्ज ऑफिसर जो है उनका क्या रोल है, और आज जो है अंचलाधिकारी का क्या रोल है, उनके क्या दायित्व है, उनके क्या कर्तव्य है, आप अंचलाधिकारी से किस प्रकार जो है लाभ ले सकते हैं, उनसे जो है आपको क्या क्या जो है क्या क्या उनसे जो है आपको अभिलेख प्राप्त करने हैं, ताकि उसको लेकर आप फील्ड में काम कर सकें। देखिए, जब आप फील्ड में जाइएगा ना, तो अंचलाधिकारी आपकी बहुत हेल्प करेंगे हर क्षेत्र में, क्योंकि अंचल अधिकारी ही ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने एरिया के उस अंचल के प्रत्येक रैयत के बारे में मोटा मोटी वो जानते हैं, प्रत्येक पंचायत के बारे में जानते हैं, प्रत्येक हल्का के बारे में जानते हैं। हल्का मीन्स वो पंचायत ही होता है। प्रत्येक मौजा के बारे में जानते हैं। जो वहाँ के प्लॉट है जहाँ पे सर्वेक्षण किया जाना है या होना है, उस प्लॉट के बारे में भी वो जानते हैं। तो आपको अंचलाधिकारी हुए या हल्का कर्मचारी हुए या अंचल में भी जो है अमीन है, वो लोग भी होते हैं, तो उन लोगों से आपको काफी बेनिफिट मिलेगी। आप उन लोगों से जो है बहुत सारी बातें जान जाइएगा, किसी भी प्लॉट के बारे में जान जाइएगा कि वो सरकारी है कि गैर मजरूआ है कि खास है कि रैयती है, और तो और रैयत ने किस अधिकार से उस पे अपना जो है कब्जा कर रखा है, क्या भूमि विवाद है वहाँ, और कैसे रैयतों से निपटना है, वहाँ के रैयत के लोगों की जो है किस तरह का सहयोग करने की क्या है। और अंचलाधिकारी जो है, जब बैठक होगी, जब आप आम सभा बुलाएंगे खानापुरी प्रक्रम के समय, जब आप आम सभा बुलाएंगे, उस समय अंचलाधिकारी ही है जो प्रत्येक रैयत को अपनी बात, आपकी बात, सर्वे की बात जो है पहुंचाने में मदद करते हैं, क्योंकि आपसे पहले अंचलाधिकारी उस क्षेत्र के रैयतों से रूबरू हो चुके होते हैं, और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो है वो भी अंचलाधिकारी के काफी नजदीक रहते हैं, और उनसे काफी उनकी जो है गांव के बारे में जो है बातें होते रहती है। तो वो आपकी जो बातें हैं सर्वे से रिलेटेड, उन सब को वो अपने माध्यम से रैयतों के बीच पहुंचाएंगे, वो पूरी सहयोग करेंगे। और तो और आपके सरकारी जमीन जो भी है, उसके एक पक्षकार जो है वो अंचलाधिकारी ही होते हैं सरकारी। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी डिटेल से। तो जो भी सरकारी भूमि है, जब उसकी आप कार्रवाई करेंगे खानापुरी में, जब उसका प्रविष्टि एंट्री करेंगे खानापुरी प्रक्रम में, आप जब उसको तैयार करेंगे, तो उसकी एंट्री, सरकारी भूमि की एंट्री कैसे करनी है, इसके बारे में जो है आप वो अंचलाधिकारी आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। और वो एक पक्षकार भी होंगे। सरकारी भूमि के जो है कस्टोडियन अंचलाधिकारी ही होते हैं, रैयती भूमि के भी कस्टोडियन अंचलाधिकारी होते हैं। जो रैयत अपने प्लॉट पे उपस्थित नहीं है, या उसके प्लॉट के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं मिलती है, उसका खिसरा क्या है, खाता क्या है, जमाबंदी क्या है, जिस रैयत को बारे में आपको पता नहीं चल पाता है, तो उसके बारे में अंचलाधिकारी से आप पता कर सकते हैं। वो काफी आपकी मदद करेंगे, और वो सरकारी जमीन के पक्षकार भी होंगे। वो जो है आपके न्यायिक मामलों में एक पक्ष सरकार का जो है अंचलाधिकारी ही रखेंगे एएसओ के कोर्ट में। इस प्रकार हम शुरू करते हैं अंचलाधिकारी का जो क्या दायित्व है। सबसे पहले कि ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की जो बैठक होंगी, उसमें या तो स्वयं अंचलाधिकारी भी आ सकते हैं, या अपने किसी प्रतिनिधि कर्मचारी को भेज सकते हैं जो हल्का के कर्मचारी होते हैं, और उनको जमाबंदी पंजी या खतियान के साथ उपस्थित होना होगा। वो उस एरिया के जहाँ पे आपका शिविर लगा है, जहाँ पे आपका सर्वे होना है, जिस मौजा का सर्वे होना है, उस मौजा की जमाबंदी के साथ और खतियान के साथ अपने प्रतिनिधि को आम सभा में सम्मिलित होने के लिए भेजेंगे। जब आपके शिविर में उद्घोषणा हो जाएगी, उसके बाद राजस्व ग्राम के संबंध में अंचल कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित कराने में अंचलाधिकारी आपकी मदद करेंगे, और प्रचार प्रसार भी करेंगे। उनके पास आए दिन रैयत आते रहते हैं। आरटीपीएस पे आप देखते होंगे कि आय जाति निवास बनाने के लिए या फिर दाखिल खारिज, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो जब सूचना पट पे वो प्रचार प्रसार करेंगे, और उन लोगों के बीच में जाकर सबको जो है शिविर का सर्वे हो रहा है, इसका भी वो प्रचार प्रसार आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंचल में बहुत सारी जनता जो है आते रहती है, आरटीपीएस का काम करती है।
तो उनके बीच आसानी से प्रचार प्रसार हो सकता है कि किस मौजे में सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। आप लोग कृपया मदद करें, अपने अपने दस्तावेज को जो है इकट्ठा करें, अपने अपने दस्तावेज को निकालें और उसको जो है जब आपका प्लॉटिंग हो रहा हो वहां पे आप पहुंच के उसको जो है बंदोबस्त करा लें, खाता खुलवा लें। अब आते हैं जमाबंदी पंजी 2। जमाबंदी पंजी जो है पहले आपको बुक्स के रूप में मिलता था, तो लेकिन अब जो है उसको डिजिटाइज कर दिया गया है, कंप्यूटर में उसका एंट्री हो गया है। अब वो आपको कंप्यूटराइज भी मिल सकता है, आप चाहे तो उसको पेन ड्राइव से ले सकते हैं, वो आपके लिए आसानी होती है। पहले बुक्स होते थे, किताबें आती थी जिसको लाल रंग के कपड़े में बांधा हुआ रहता था, और कुछ कुछ जमाबंदी जो है बहुत पुरानी होती थी, बहुत ज्यादा पुरानी, जिसका पन्ना पलटने में ही लगेगा कि वो पन्ना आपके हाथ में आ जाएगा। ये स्थिति थी जमाबंदी पंजी, जो कि बहुत पुरानी है, खतियान की भी लगभग यही है। उसका पेज पलटने में ही आपको लगेगा कि उसका पेज आपके हाथ में आ जाएगा। इस वजह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया था पृष्ठ, उसके कुछ जो है फट गए थे। इस वजह से जो जमाबंदी पंजी को कंप्यूटराइज कराया गया और अब वो आपको डिजिटल के रूप में मिल सकता है और आप उसे डिजिटलाइज रूप में ले सकते हैं। पेन ड्राइव में ले लीजिए और अपने सिस्टम में उसको सेव कर लीजिए और उससे आप अपना जो है मिलान कर सकते हैं। जमाबंदी पंजी आप सब लोग जानते ही होंगे। जमाबंदी पंजी है जिसमें रैयतों की भूमि जो है उनके नाम, खाता खेसरा, ये सब जो है उसमें दर्ज रहता है और उससे ये पता चलता है कि इस जमाबंदी में, इस होल्डिंग नंबर में, इस खाता में किस व्यक्ति का कितना जमीन है, कितना रकबा है, कौन सा खेसरा है। ये एक वो जमाबंदी पंजी यानी कि उसको रजिस्टर 2 भी कहते हैं, उसमें वो दर्ज रहता है। तो डिजिटलाइज रूप में, कंप्यूटराइज रूप में जो है जमाबंदी पंजी की प्रति शिविर के पदाधिकारी एएसओ को उपलब्ध कराना है, ये अंचलाधिकारी का दायित्व है। इसके लिए आप उनसे अनुरोध करेंगे। खेसरा और खतियान लिखने के समय अमीन द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। जो डिजिटलाइज कॉपी आपको मिलेगी उसका उपयोग खेसरा और खतियान बनाने में किया जाएगा। सरकारी भूमि की सूची शिविर पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। जितने भी सरकारी भूमि होते हैं उन सब की सूची जो है शिविर पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। सरकारी भूमि आप लोग समझ ही गए होंगे, गैरमजरूआ आम है, खास है, कैसरे हिंद है और इसके अलावे जो है बंदोबस्त वाली जो है जमीन है। इस तरह की सबके बारे में हम डिटेल्स में आएंगे। खास महाल की भूमि है, भू अर्जन का है, भूदान का है और इसके बारे में डिटेल्स हम आपको बताएंगे। मेनली आपको गांव में जो है ज्यादातर गैरमजरूआ आम, खास, यही सब जमीन मिलेगी। कैसरे हिंद, खास महाल की भूमि बहुत कम मिलेगी, ये सब शहरी क्षेत्र में होता है और बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं है। दियारा क्षेत्र में भी कुछ खास महाल होता है। तो सरकारी भूमि में आपको ज्यादा ध्यान आम पे, खास पे देना है। ये इस तरह की भूमि आपको बहुत मिलेंगी। एक होगा आपको जो है, एक चीज बता दे, असर्वेक्षित भूमि। असर्वेक्षित भूमि किसको कहते हैं? किसको, किसी को पता है? हाथ उठाइए। अनसर्वेड भूमि किसको कहते हैं? हाँ दानिश जी बताइए। सुमित कुमार बताइए, बताइए। हाँ, अनसर्वेड भूमि, असर्वेक्षित भूमि किसे कहते हैं आप बताइए। मैम जिसका सर्वे ना हुआ हो, मतलब डिविजनल के सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे के समय जिसका सर्वे ना हो चुका। ठीक, जिसका खाता खेसरा नहीं हो, जिसका सर्वे नहीं हो पाया कैडेस्ट्रल सर्वे के समय या डिविजनल सर्वे के समय, जिसका सर्वे नहीं हो पाया, छूट गया, ऐसी भूमि ज्यादातर दियारा क्षेत्र में भी है, कुछ कुछ शहरी क्षेत्र में भी है, कुछ कुछ गांव में भी है। तो वैसी भूमि जो है अनसर्वेड है, उसके लिए सर्वे के लिए आपको अलग उसका भी जो है आपको ये मिल जाएगा, उसका भी जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि ये अनसर्वेड भूमि है, इसका सर्वे नहीं हुआ है। अक्सर क्या होता है कि अनसर्वेड भूमि पे, जो कि पहले नदी थी, अनसर्वेड भूमि ज्यादातर दियारा क्षेत्र, टोपोलाइन भी जिसको बोलते हैं, दियारा क्षेत्र में आपको ज्यादातर मिलते हैं कि नदी का पहले बहाव था, अब वो नदी दिशा अपना बदल ली है और वो जमीन बाहर निकल के आई है। वैसी भूमि का तो सर्वे हुआ नहीं, अब वो जमीन जो है पूर्णतः जमीन हो गई है। अब उधर जो है नदी का बहाव बिल्कुल होता ही नहीं है।
लोग वैसी जमीन पे जो है मकान बना के भी रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, तारबूज वगैरह ये सब का उपज ज्यादा होता है। तो वैसी भूमि पे लोग जो है उसकी भूमि का भी आपसे आएंगे कि मेरा खाता खोल दीजिए, देखिए इस अनसर्वेड भूमि पे मेरा मकान है और वैसी भूमि पे मेरा जो है खाता खोल दीजिए। हाँ संजीत जी कुछ पूछ रहे हैं। अनसर्वेड भूमि है, अगर कोई रैत इसको बो रहा है तीस हाँ 40 सालों से, तो उस ऑनर कौन होगा लीगली तरीके से, क्योंकि सर्वे तो हुआ नहीं है। हाँ, आपको जो अनसर्वेड भूमि है उसका खाता कैसे खोलेंगे, इसके लिए अभी जो है उसके लिए आपको अलग से दिशा निर्देश दी जाएगी। विभाग में अभी इसकी चर्चा हो रही है, उसके लिए आपको अलग से मार्गदर्शन लेकिन जो दिया जाएगा। उसका लेकिन जो खाता नहीं तो खुले। मैम पहले से बो रहा है, बट जो हाँ, पहले से बो रहा है देखिए जो तो खेती बाड़ी कर रहा है तो ठीक है, अपना खा रहा है उपजा रहा है, लेकिन परमानेंट उसका कब्जा उस पे नहीं है। वो अगर चाहे कि मेरा इस पे कब्जा तो हो गया, मैं इसमें मकान बना लूं, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं। अब खाली तो जमीन है पड़ती है, जो सर्वे सर्वे में आपको खाता नहीं जब सर्वे खोलना है, होगा खाता नहीं तो खोलना है। गवर्नमेंट के अकाउंट में खोलेगा ना मैम, जो भी सर्वे होगा नहीं, जमीन। गवर्नमेंट अकाउंट में भी नहीं, वहां पे अनसर्वेड होगा, अनसर्वेड ही लिखाएगा, उसका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि सर्वे असर्वेक्षित भूमि में थोड़ा सा ये विवाद है। कुछ जमीन रैयत जो रह रहे हैं उनके नाम से भी खोलने की संभावना हो सकती है, या फिर सरकार को लिया जाएगा। इस पे अभी जो है विमर्श चल रहे हैं। ये जब फाइनल हो जी जाएंगे उसके बाद से आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल वहाँ अनसर्वेड ही होगा, उसको जो है नहीं ये करना है, खाता नहीं खुलेगा रैयत के नाम से। मेरा एक क्वेश्चन है, बीटी एक्ट का है थोड़ा, एक आप क्वेश्चन बीटी है का बीटी एक्ट क्वेश्चन का। बीटी एक्ट में पूछिएगा। मेरे को अभी तो कंफ्यूजन है मैम, मेरे को कंफ्यूजन है मैम, उसको सॉर्ट आउट करना है बीटी एक्ट। हाँ, बीटी एक्ट के तहत दर रैयत द्वारा रैयती अधिकार के लिए किस धारा के तहत अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जाता है? क्योंकि बुक में जो दिया है उसके हिसाब से 48D लग रहा है, बट जो शैलेश सर बताया है वो बोल रहा है कि 48C में अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जाएगा, बट उसको रैयती अधिकार 48D में मिलेगा। हाँ, आवेदन देने का आप देखिए, आप जब कोई फॉर्म भरते हैं किसी चीज के लिए, तो आवेदन देने का अलग फॉर्म होता है, उसको उस आवेदन पे आदेश पारित करने का अलग फॉर्म होता है। तो वैसे ही उसमें है, आपको नहीं, आवेदन कौन सा रूल के अंतर्गत देना है मैम, कौन सा धारा के 48 अंतर्गत? डी के तहत उनको जो है अधिभोगी रैयत का अधिकार दिया जाता है। सीओ को एप्लीकेशन दिया जाएगा हाँ, सीओ को 48 एप्लीकेशन दिया जाएगा। 48D के अंतर्गत। ठीक ठीक। तो अनसर्वेड जो भी भूमि है उसका खाता आप रैयत के नाम से नहीं खोलेंगे। इस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है, जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद से आपको इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। सरकारी भूमि इस प्रकार, अनसर्वेड भूमि का भी, सरकारी भूमि का भी जो है अंचलाधिकारी के द्वारा आपको जो है पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। और एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य लोगों को जो भूमि वितरित की गई है, सरकारी भूमियों की सूची वितरित की गई है, बंदोबस्त की गई है, उसको आप राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार विभाग के साइट पर विहित प्रपत्र में डाली गई है, उसको भी आप बंदोबस्त भूमि का जो विवरणी जो है निकाल सकते हैं। उसको भी आप एएसओ जो है उसकी पंजी की छाया प्रति के साथ उपलब्ध हो सकते हैं, उनको भी उपलब्ध हो सकता है। तो आप इसे, आपको साइट के बारे में बता दिया जाएगा डिटेल्स, आप उससे जो है अपना निकाल सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं। दाखिल खारिज की पंजी, दाखिल खारिज पंजी जो है 5 होता है, रजिस्टर 5 उसको कहते हैं, पहले उसको रजिस्टर 27 भी कहते थे। और उनकी जो है छाया प्रति भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। दाखिल खारिज से भी पता चलता है कि किसकी भूमि किस रैयत की है, किसने खरीदा किसने बेचा, और उससे जो है आपको सुविधा होगी। वो पंजी से भी आप किसी रैयत का जो है खाता खोल सकते हैं। खेसरा पंजी है, चालू खतियान है, चालू खतियान पहले चलता था, अभी तो अभी भी चल ही रहा है, कंप्यूटराइज जमाबंदी जो है उसी के तहत वो भी तैयार हो ही रहा है। तो चालू खतियान की सत्यापित प्रति एसओ को देना है। उपलब्ध कराए गए सभी भू अभिलेख की एक सूची अंचलाधिकारी जो है अपर समाहर्ता को भी देंगे और समाहर्ता को भी देंगे। आपको कौन कौन सी फील्ड में सूची उपलब्ध कराई गई है, इन सब का एक एक कॉपी, एक एक प्रतिलिपि जिला को भी भेजा जाता है।
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में सरकारी भूमि के पक्षकार के रूप में अंचलाधिकारी जो है रहेंगे, सुनवाई करेंगे। आपका जो भी कोर्ट चलेगा, एएसओ जो भी कोर्ट चलाएंगे, उसमें एक पक्षकार सरकारी भूमि के रूप में अंचलाधिकारी ही है। वो अपना पक्ष सरकारी भूमि के तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और उनको अपना सभी अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपस्थित भी होना है। जब भी एएसओ कोर्ट चलाएंगे, सरकारी भूमि का कोई विवाद होगा, तो अंचलाधिकारी जो है अपना अभिलेख के साथ उस कोर्ट में उपस्थित होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकारी अभिलेख को संबंधित प्राधिकारी को विचारण न्यायालय में समर्पित करेंगे और पक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर विपरीत प्रविष्टि का आदेश होता है तो अंचलाधिकारी अपील में भी जा सकते हैं और रिवीजन में भी जा सकते हैं। अगर उनका जो है सरकारी भूमि का अगर प्रविष्टि किसी रैयती के नाम से हो रहा है, यानी कि वो विपरीत प्रविष्टि हो रहा है, आदेश के विपरीत हो रहा है, तो अगर अंचलाधिकारी जो है उसके अपील में भी जा सकते हैं अपर समाहर्ता के यहाँ, और रिवीजन में भी जा सकते हैं समाहर्ता के यहाँ, और संबंधित राजस्व न्यायालय में स्वयं एवं सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अंचलाधिकारी जो है अपना स्वयं भी अपना पक्ष रख सकते हैं, या फिर वो सरकारी अधिवक्ता जिसको जीपी बोलते हैं उनको भी वो पक्ष रखने के लिए वहां पे रख सकते हैं। सभी कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगा उसका लिखित प्रतिवेदन डीसीएलआर के यहाँ, एडीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, डीएम को समर्पित करना है। और अगर इसमें कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो अपने वरीय अधिकारी से, अंचलाधिकारी जो है अपने वरीय अधिकारी से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, उनसे दिशा निर्देश भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सीओ के यहाँ से सरकारी भूमि का लिस्ट मिलेगा। सीएसआरएस का सब जगह तो नहीं है, सब अंचल में तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सीएसआरएस का खतियान भी मिल सकता है। फील्ड बुझारत भी, फील्ड बुझारत के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें कि 1954 में जो है फील्ड बुझारत शुरू की गई थी। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था, प्रोसेस चल रहा था स्वतंत्रता के बाद, तो एक बार सोचा गया, कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका था, तो एक बार सोचा गया कि क्यों नहीं फिर से सर्वे कराया जाए, और इसके लिए वो लोग हल्का के जो कर्मचारी है उनको डायरेक्ट प्लॉट पे भेजकर और वहां का खतियान तैयार करने के लिए कहा गया, खेसरा पंजी तैयार करने के लिए कहा गया। सरकारी जमीन के संबंध में सूचनाओं को संग्रहण करना था। बेलगान जमीन, वैसी भूमि जिस पर लगान निर्धारित नहीं था, उसका भी सूचना एकत्रित करना था। बकास्त जमीन का जो है सूचना एकत्रित करना था, और ये सब काम प्लॉट पर जाकर ही हल्का कर्मचारी को करना था। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, उनके द्वारा ये काम सही तरीके से नहीं किया गया और प्रविष्टि जो है गलत की गई, रैयतों के नाम से ही कर दी गई सरकारी भूमि का प्रविष्टि। मतलब ये अभियान फील्ड बुझारत जो है टोटली फेल्योर रहा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं फील्ड बुझारत पंजी तैयार हो गया था, और इसको पूर्णतः सही तो नहीं माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई जमाबंदी पंजी फटी हुई है या कुछ परेशानी है, तो उसमें फील्ड बुझारत का सहयोग भी ले सकते हैं, जिसका कोई अभिलेख नहीं मिल रहा है, और अगर वहाँ फील्ड बुझारत पंजी है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। जमाबंदी पंजी के पीछे के पन्ना से जमाबंदी पंजी के एक आगे के पन्ना से मिलान करके आप फील्ड बुझारत का जो है मदद ले सकते हैं। इसके अलावे जो है राजस्व लगान रसीद की मालिकी फर्द है। मालिकी फर्द तो आप समझ ही गए होंगे, एक प्रतिलिपि खतियान की एक प्रतिलिपि जो समाहर्ता के यहाँ रहती है। जैसे अंचल के यहाँ अंचल में कोई है जो प्रतिलिपि खतियान की फट गई है रसीद की, और रैयत भी कोई रसीद का कागज नहीं दिखा पा रहा है, तो ऐसे में एक कॉपी जो है समाहर्ता के यहाँ भी रहती है, आप चाहे तो वहां से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। दाखिल खारिज अभिलेख ले सकते हैं एवं उसकी पंजी, चकबंदी खतियान भी, कहीं कहीं चकबंदी का काम भी शुरू हुआ था, सब जगह तो नहीं हो पाया, कुछ जगह पे हो पाया, तो वो भी चकबंदी खतियान है, जिस एरिया में हुआ है आप चकबंदी खतियान भी ले सकते हैं।
भू बंदोबस्ती की पंजी ले सकते हैं, जो जो जमीन की भू बंदोबस्ती हुई है वो पंजी आप ले सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, हाँ यस धर्मेंद्र मैम। जी आवाज आ रही है? लाइन जी मैडम, हाँ लाइन आप, कटा हुआ मैडम, अच्छा लाइन लाइन कटा हुआ कटा हुआ है। गुंजन जी। कुमार, गुंजन कुमार, गुंजन कुमार, आप लोग वीडियो ऑफ करके कहीं चले जाते हैं, आप लोग को अब्सेंट कर दिया जाएगा। अगर आगे से किसी का भी वीडियो ऑफ मिला उसको अब्सेंट कर दिया जाएगा और उसका मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आप वीडियो क्लास कर रहे हैं तो पूर्णतः इसमें इन्वॉल्व रहे, ना कि मोबाइल चलाए और अपने खुद गायब हो जाए। मोहम्मद असाद, मोहम्मद असाद जी, जो जो लोग जिनका वीडियो नहीं दिख रहा है उन लोग का मैं नाम नोट कर रही हूँ और बाद में उनपे जो है मार्क्स उसका जो है काटा जाएगा। लाइए दीजिए। मोहम्मद असाद एब्सेंट मान लिया जाएगा, जिन लोग का वीडियो ऑफ होगा उन लोग को एब्सेंट मान लिया जाएगा। चलिए अभिषेक कुमार सोनू, अभिषेक कुमार सोनू, हाँ आप लोग वीडियो ऑफ क्यों कर देते हैं? किसी का भी वीडियो ऑफ हुआ तो उसको मैम वीडियो एब्सेंट ऑफ मान नहीं, लिया, उसको एब्सेंट मान लिया जाएगा, इसलिए आप इस चीज मैम को मेरा ध्यान में रखिए। ऑफ नहीं है मैम। ठीक है जी मैम मेरा वीडियो ऑन है मैम। म्यूट कर, म्यूट कर। भू बंदोबस्ती की पंजी होनी चाहिए, भूदान अभिलेख का होना चाहिए, बास्किट पर्चा का होना चाहिए, बास्किट पर्चा का पंजी भी होनी चाहिए, अभिलेख भी होना चाहिए और भू हदबंदी का भी होना चाहिए। कौन है? धनंजय कुमार, धनंजय कुमार यस मैडम। कहाँ है आप? आपका फोटो नहीं दिख रहा है, फोटो तो है, वीडियो ऑफ क्यों कर दिए हैं? वीडियो तो ऑन है मेरा। हेलो मना, हाँ चलो ठीक है। तो फील्ड बुझारत के बारे में आप जान गए। फील्ड बुझारत जब अभियान शुरू हुआ था उसी समय अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि क्रेता के नाम जो है, विक्रेता अगर कोई जमीन बेचता है तो उस जमीन का नाम जो है दाखिल खारिज में क्रेता के नाम से जमाबंदी खोल दी जाती है और उतना रकवा विक्रेता के रकवा से घटाकर क्रेता के नाम पे रकवा चढ़ा दिया जाता है। तो जब फील्ड बुझारत 1954 में शुरू हुई थी उसी समय जो है दाखिल खारिज का अधिकार अंचलाधिकारी को दिया गया था और डीसीएलआर को यानी कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दाखिल खारिज अपील के निष्पादन की शक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन इन पंजियों को कानूनी मान्यता नहीं दी गई और चूंकि बहुत सारी इसमें कमियां थी, बहुत सारी गलतियां हुई थी, इस वजह से इसको कानूनी मान्यता तो नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं वहां जहां पे कोई अगर अभिलेख नहीं मिलता है तब। अन्य विभाग जो है आपका किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसके लिए है खानापुरी प्रक्रम में जो है एएसओ को यह दायित्व है कि सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी जो भी होते हैं, हर विभाग का एक जिला स्तरीय पदाधिकारी होता है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो अस्पताल हो या कृषि विभाग हो, हर विभाग जो भी सरकारी विभाग है जिसपे भूमि, जिसकी भूमि पर जो है उनका ऑफिस रहता है, कार्यालय रहता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई केंद्र हो, सरकारी केंद्र, तो उसका हर विभाग का एक जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं जो जिला में होते हैं। उनके यहाँ से जाकर आप उसके जो है जो जमीन है, विभागीय जो जमीन है उसका सारा अभिलेख आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जिला स्तर की जो भी पदाधिकारी है वो आपको मदद करेंगे अपने स्तर से। एसओ को ये काम चूंकि करना है और कानूनगो उसमें उनकी मदद करेंगे।
जब उन्हें विभागीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी और खानापुरी प्रक्रम में जमीन का खाता खोला जाएगा, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, कॉलेज, कृषि फार्म इत्यादि। ये सब जो है विभाग है, इनके जो जिला पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा सारा लिस्ट आपको दे दिया जाएगा और उसी के आधार पर आप उस विभाग का खाता खोलेंगे। अब कुछ जमीन है जिसका खाता कैसे खोलेंगे उसके बारे में हम बता देते हैं। कौन ये भेजा है, कौन अपना स्क्रीन शेयर किया है? शेयर स्क्रीन कौन किए हैं? वीडियो क्लासेस में कौन व्यक्ति जो है अपना स्क्रीन शेयर किए हैं? अब आते हैं आपको जब भू अर्जन की जो भूमि है, भू अर्जन की जो भूमि है उसका इंद्राज आप कैसे करेंगे, उसका जो है खतियान में कैसे प्रविष्टि करेंगे, खानापुरी प्रक्रम में उसको कैसे तैयार करेंगे, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भूमि अर्जन के बाद जब तक कोई परियोजना का कार्य शुरू नहीं होता है, भूमि अर्जन सरकार भू अर्जित करती है, उसको कोई परियोजना शुरू करना रहता है या कोई बोर्ड स्थापित करना रहता है, तो सरकार जो है भूमि को अर्जित करती है सरकारी कार्य के लिए। तो जब ये परियोजना जब तक शुरू नहीं होती है और भूमि लोगों से अर्जित कर ली गई है और परियोजना नहीं शुरू हुई है और उस भूमि पर तब तक जो है रैयत रहते हैं, दखल किए रहते हैं, अपना जो है उसको छोड़े नहीं रहते हैं, और ऐसे में जब आप प्लॉट पे जाइएगा तो आप उस रैयत के नाम खाता ना खोलकर, चूंकि वो भूमि अर्जित कर ली गई है और परियोजना शुरू नहीं हुई है, तो जिस परियोजना के नाम से वो भूमि अर्जित की गई है उसी के नाम से खाता खोलेंगे। मेरी बात को एक बार आप फिर से सुनिए। जब भूमि अर्जित होती है किसी परियोजना के लिए तो और वो परियोजना शुरू नहीं हुई है और ऐसे वक्त में आप वहां गए हुए हैं खानापुरी कार्य के लिए और देखते हैं कि जो वहां रैयत है वो अभी भी वहीं पे है, दखल किए हुए हैं, तो वैसे में आप उनका खाता नहीं खोलेंगे, रैयत के नाम से खाता नहीं खोलेंगे, चूंकि वो भूमि अर्जित हो चुकी है और जिस विभाग के नाम से हुई है, जिस परियोजना के नाम से हुई है, आपको उसी के नाम से वो खाता खोलनी है। जमीन जिस विभाग का है, जिस बोर्ड का है, निगम का है या मंत्रालय भी हो सकता है, अर्जित की गई है, उसी के नाम से आप खाता खोलेंगे। अर्जित भूमि की विवरणी आपको जिला भू अर्जन कार्यालय से मिल जाएगा और इसके लिए एएसओ जो है जिला भू अर्जन कार्यालय में एक आवेदन देंगे, वहां से उनको जो है सारी अर्जित भूमि की लिस्ट मिल जाएगी और वैसे भूमि का वैसे खाता का रैयती खाता नहीं खोलना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर भूमि अर्जन हो गया है और उस भूमि पर कोई विवाद है, या तो सरकार के बीच विवाद है या रैयतों के बीच कोई विवाद है, तो ऐसे मामले में भी जिस विभाग के नाम से वो अर्जित हुई है उसी का खाता खोलेंगे। बाद में जो कोर्ट का डिसीजन आएगा तो जिस विभाग के लिए अर्जित किया उसी का खाता खोलेंगे और बाद में अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इससे आपको नहीं घबराना है। अगर मामला न्यायालय में है तो भी आपको नहीं घबराना है। जिसके नाम से भूमि अर्जित है, जिस विभाग के नाम से है, उसी के नाम से खोलना है यदि वो विभाग में वो मामला न्यायालय में है। अब आते हैं भू हदबंदी। भू हदबंदी के बारे में आपका एक विस्तृत क्लास लिया जाएगा। आपका भू अर्जन के बारे में क्लास लिया गया, भू हदबंदी के बारे में लिया जाएगा और
जो भी आपका चैप्टर है प्रत्येक के बारे में आपका एक विशेष क्लास लिया जाएगा। अभी हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि जब खाना पूरी करने के समय आपको भू हदबंदी की भूमि अगर मिलती है, उसका जो है बंदोबस्त की हुई भूमि मिलती है, तो उसका आप खानापुरी में कैसे इंद्राज करेंगे और वो डिपार्टमेंट भू हदबंदी जो है आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती है। भू हदबंदी अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिशेष भूमि, भूहदबंदी था, किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि थी, सीलिंग एक्ट है उसमें जो है किसी के पास ज्यादा भूमि है तो उससे कुछ भूमि अधिशेष उसको बोलते हैं, उसको जो अतिरिक्त भूमि है उसको सरकार जो है उसको अर्जित कर लेती है। और जो सुयोग्य श्रेणी के लोग होते हैं, जो सुयोग्य श्रेणी के परिवार होते हैं, उनको वितरण करती है। तो अगर वैसी भूमि जो अर्जित कर ली गई है और सुयोग्य श्रेणी को वितरित कर दी गई है, तो खाता आप परिवार के नाम से, उस व्यक्ति के मुखिया के नाम से खोल सकते हैं। नहीं, अगर उनके द्वारा नहीं खोला गया है और भू हदबंदी की भूमि अगर आपको मिलती है जिसपे किसी रैयत का कब्जा है और उसने कोई पर्चा नहीं दिखा रहा है, कोई उसका कोई कागज नहीं दिखा रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप उसका खाता बिहार सरकार के नाम से खोल देंगे। अगर भू हदबंदी में मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का आदेश जो है पूर्व यथा स्थिति के अनुसार है, तो फिर आपको वही रखना है। अगर न्यायालय का आदेश विपरीत होता है, यानी कि जो खतियानी रैयत है उसके विपरीत होता है, उसके पक्ष में होता है, तो फिर जो आदेश न्यायालय का होगा वही आपको फिर बाद में पारित कर देना है। अब आते हैं खास महाल मैनुअल। खास महाल भूमि का इंद्राज कैसे करेंगे और खास महाल भूमि के बारे में आपको कहाँ से मिलेगा, इसका डिटेल्स कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोग का खास महाल मैनुअल जो है इसका भी अलग से क्लास लिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको अलग से पूरे डिटेल्स बताए जाएंगे। यहाँ पे संक्षिप्त रूप बताना है कि इस विभाग के द्वारा आपको किस प्रकार से मदद मिलेगी। खास महाल मैनुअल जो है आपको 1953 में तैयार हुआ था और ये हस्तक तैयार किया गया है, ये हाथ के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसको हस्तक बोलते हैं, मैनुअल कहते हैं। इसमें जो है टोटल 173 नियम है। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि खास महाल भूमि है क्या। खतियान के मालिक में, जो खतियान था पहले का, उसका जो मालिक कॉलम था उसमें जो है लिखा हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। खतियान जो था उसके एक मालिक कॉलम में, जैसे बहुत सारा कॉलम होता है ना, खाता, खेसरा, मालिक, रैयत, तो जो मालिक कॉलम था उसी में खास महल की जो भूमिया थी उसके बारे में लिखा गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल उसके नाम से वो दर्ज था। बाद में इसको खास महल रूप के, खास महल की शब्दावली इसको बाद में दे दी गई और इसका खास महल बाद में इसको अंकित किया जाने लगा उस खतियान के मालिक कॉलम में। इससे संबंधित रजिस्टर जो है आपको जिला राजस्व शाखा में मिल जाएगा। वहां पे जो है खास महल की जो भी पंजी है उसको संधारित की जाती है। इसके सारे लिस्ट जो है खास महल कहाँ कहाँ पे है, किन किन क्षेत्रों में है, आपको वो लिस्ट आपको जिला राजस्व शाखा में मिल जाएंगी। और खास महल भूमि जो है अब जो है समाहर्ता के अधीन वो आ गया है। उसके मालिक जो है अब कलेक्टर होते हैं जिला के, पहले जो है राज्य सरकार ही थी, लेकिन जब से कुछ नीति इधर बदली है 2011 में, बिहार खास महल नीति 2011 के तहत, उसमें कलेक्टर को कुछ पावर दे दिया गया है खास महल भूमि का। और खास महल भूमि मेनली जान लीजिए वैसी भूमि थी जो सरकार अपने उपयोग के लिए रखी थी और उसका यूज जो है ना जमींदारों के द्वारा किया जाता था, ना भूतपूर्व मध्यवर्ती थे उनके द्वारा, ना रैयती के द्वारा। खास महल की भूमि को सरकार जो है लीज के लिए 30 साल के लिए लीज के लिए देती है और उस पे लोग जो है अपना काम करते हैं, वहां रहते हैं, बिजनेस करते हैं, हाट बाजार जो भी है वो सब भी लग सकता है। तो खास महल की भूमि मेनली सरकार या तो स्वयं प्रयोग के लिए रखती है या फिर लीज के लिए देती है। ये लीज जो है आपको 30 वर्ष का होता है।
खास महल जो है, खास महल भूमि का खाता खास महल बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। जब भी आपको खास महल भूमि मिलेगी तो उसका खाता खास महल बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। और यदि खास महल भूमि की सरकार द्वारा बंदोबस्ती लीज के माध्यम से की गई है तो कॉलम 14 यानी कि अभियुक्ति कॉलम में लीजधारी का नाम और उसके पिता, पति, जाति एवं पता दर्ज रहना चाहिए। अगर लीज पे दिया हुआ है खास महल की भूमि को तो अभियुक्ति कॉलम में लिखेंगे, उसके जो लीजधारी है उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे, पति का नाम लिखेंगे, उसका जो जाति है वो लिखेंगे और उसकी जो पता है, जो उसका एड्रेस है उसको लिखेंगे। यदि लीज की अवधि समाप्त हो गई है और लगान नहीं दिया जा रहा है और नवीकरण बहुत पूर्व से नहीं कराई गई है तो लीजधारी का अवैध दखल कॉलम 14 यानी कि अभियुक्ति कॉलम में लिखेंगे लीजधारी का अवैध दखल है। कब? जब लीज की अवधि समाप्त हो गई है और उसके द्वारा कोई लगान नहीं दिया जा रहा है। यदि लीजधारी द्वारा बिना सरकार के अनुमति के भूमि का अंतरण कर दिया गया है, बेच दिया गया है, किसी को दान कर दिया गया है, गिफ्ट कर दिया गया है तो कॉलम में खरीदार के नाम से प्रविष्टि नहीं करेंगे और उसको खास महल बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगी। बहुत बार क्या होता है, लोग लीज ले लेते हैं, खास महल जमीन है, सरकार उसको लीज पे दी है, इस बीच वो क्या किए, बेवकूफ बनाने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए किसी तीसरे बेवकूफ आदमी को, किसी तीसरे बेवकूफ व्यक्ति को लीज वाली भूमि को बेच देते हैं, पैसा बदले में ले लेते हैं, सस्ता जमीन मिल जाता है, लोग भी जो है खरीद लेते हैं ये जाने कि ये खास महल की भूमि है कि सरकार की भूमि है, बिना जाने क्योंकि सस्ता मिलता है तो वो खरीद भी लेते हैं। और ऐसे में जो है जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं या फिर सर्वे होने जा रहा होगा उस समय कहेंगे कि ये भूमि तो मैंने खरीद रखा है, ये भूमि तो मुझे मिल गया है। तो लीजधारी को भूमि को ट्रांसफर करने का, बेचने का अधिकार नहीं है। जिसके नाम से लीज है वही उसका उपयोग कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति के नाम से उस पे खाता नहीं खोल सकते हैं। और अगर वैसा मिलता है किसी और व्यक्ति के नाम से तो उसको हम पुनः बिहार सरकार खास महल में खाता खोल देंगे। बिहार सरकार के द्वारा खास महल की भूमि सिर्फ सरकार के द्वारा ही लीज पर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दिखाता है कि ये मुझे केवाला से, दान से और रेहननामा से या भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा मुझे ये दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दिखाता है तो ये गलत है। आपको उस व्यक्ति के नाम से उसकी सारे केवाला, उसके दाने, सारे दान पत्र को जो है अमान्य करके सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के नाम से उसका खाता खोल देंगे। खास महल भूमि की बंदोबस्त या रसीद काटने की शक्ति अंचलाधिकारी को भी नहीं है। जो भी खास महल की भूमि है उसका रसीद नहीं कटता है, उसको रसीद नहीं काटा जाता है, क्योंकि वो लीज पे दिया जाता है। वो डायरेक्ट कलेक्टर के यहाँ से वो उसका काम जो है उसका मॉनिटरिंग डायरेक्ट कलेक्टर के यहाँ से होता है। अगर कोई दिखाता है कि हम तो हल्का कर्मचारी से रसीद कटवाते हैं, देखिए मेरे पास रसीद है, तो वो गलत है, वो गलत कट रहा है, उसको जो है उसके नाम से खाता नहीं खोलेंगे। अब है कि अगर खास महल की भूमि की बंदोबस्ती, इसकी शक्ति जो है बंदोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नहीं की जाती है। खास महल की भूमि जो है बंदोबस्ती नहीं होती है, ये सिर्फ लीज पे दी जाती है, वो भी कलेक्टर के द्वारा दी जाएगी। उस जमीन का, खास महल की जो भूमि है उसकी जमाबंदी जो है नहीं खोली जाती है, जमाबंदी में बंदोबस्ती दर्ज नहीं रहता है, उसको मान्यता नहीं देना है। बहुत बार क्या हुआ है कि जब रिविजनल सर्वे हुआ, बहुत जगह रिविजनल सर्वे हुआ, उस समय जो है खास महल की भूमि को अवैध ढंग से लोग खाता खुलवा लिए। तो जब आप प्लॉट पे जाइएगा और देखिएगा कि अरे ये तो रिविजनल सर्वे जो है उसमें तो ये खास महल खाता जो है रैयती के नाम से है, तो आप सोचेंगे कि जब रिविजनल सर्वे में है तो क्यों ना मैं भी खाता खोल दूं। लेकिन नहीं, चूंकि रिविजनल सर्वे में वो खाता अवैध ढंग से खुला हुआ है, इसलिए आप उसको मान्य नहीं करेंगे और उसका रैयती खाता नहीं खोलेंगे।
आप उसको खास बहाल नीति 2011 के अंतर्गत खाता रद्द करने का आदेश देंगे, ये मान्य नहीं है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की जमीन का खाता खानापुरी प्रक्रम में नहीं खोलेंगे और ये खाता जब भी खुलेगी वो बिहार सरकार के नाम से खुलेगी। अब आते हैं हम भूदान यज्ञ कमेटी। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। खास महल की भूमि को, भूअर्जन की भूमि का खाता किस प्रकार खोलेंगे, अगर कोई कंडीशन है, अगर कोई बात है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो आपको विभाग से जो है खास महल की भूमि का जो लिस्ट है, आपको किस किस के नाम से लीज पे दिया हुआ है, कौन सी भूमि लीज पे दिया हुआ है, कौन सी नहीं दिया हुआ है, ये आपको जिला राजस्व शाखा से मिल जाएगा। आप वहां के पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको इसका सूची जो है उपलब्ध कराएंगे। उसके आधार पर जब भी आपको सर्वे करने जाएंगे और वैसे प्लॉट आएंगे तो आप उसमें खाता किस प्रकार खोलना है इसके बारे में आपको उससे मिल जाएगा डिटेल्स। अब आते हैं भूदान यज्ञ कमेटी की भूमि। भूदान यज्ञ के बारे में आप लोग भी जाने होंगे, पढ़े होंगे कि जब देश आजाद हो रहा था उस समय जो है आचार्य विनोबा भावे घूम घूम कर सबसे जो है भूदान करने के लिए बोल रहे थे। बहुत सारे जमींदार रिटर्न तो कर दिए थे बिहार सरकार को, लेकिन बहुत सारे नहीं भी किए थे, वो अभी भी जमीन को छुपाए हुए थे। बहुत सारे भूस्वामी थे जो जमींदार जितने तो नहीं थे, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी जमीन थी, तो वो लोग रिटर्न नहीं कर रहे थे। तब आचार्य विनोबा भावे जो है उनकी जमीन को जो है भूदान के रूप में मांगने लगे कि आप लोग अपनी जमीन दान करिए। और ये जो है विभिन्न क्षेत्र में घूम घूम कर उनसे भूस्वामियों से रैयती जमीन दान में लिए। जब इस तरफ सरकार का ध्यान गया कि अरे, जब उन्हें भूदान बड़े स्तर पे मिलने भी लगे थे, तो सरकार का इस तरफ ध्यान गया कि ये तो बहुत लाभकारी है, ये तो भूदान प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसे अपने स्तर से इसे एक्वायर करके फिर मैं इसे अपने स्तर से रैयतों के बीच बांटूंगा, इस पे बंदोबस्ती का पर्चा दूंगा। तब तो दान में प्राप्त वैसी जमीन एवं राजस्व ग्राम के प्रबंधन एवं उसके सही ढंग से वितरण हेतु बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 में गठित हुआ और बिहार भूदान यज्ञ नियमावली 1955 में प्रभाव में आया। जब भूदान देखा सरकार की प्राप्त हो रही है तो इसके जमीन और उसके राजस्व ग्राम के प्रबंधन और उसके सही ढंग से वितरण हो, जिसके पास जमीन ना हो सिर्फ उसी को भूदान दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो पहले से ही भूस्वामी हो उन्हें भी और भू हम दान में दे दिए, वो और भू के मालिक हो गए। तो सरकार जो इसके लिए एक अधिनियम बनाई 1954, इसका नियमावली आपको 1955 में आया और ऐसे जमीन को 21 जुलाई 1954 में ये प्रभाव में आया। और आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 21/7/1954 के पूर्व एवं इसके बाद दान स्वरूप जितनी भी भूमि प्राप्त हुई उसे उस अधिनियम के द्वारा वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अब वितरण कैसे करना है, किसको किसको किया गया और किस प्रकार भूदान की जो जमीन है उसका खाता आप खानापुरी प्रक्रम में कैसे खोलेंगे, इसका सूची आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार में बताते हैं। भूदान में किस प्रकार की भूमि को दान नहीं कर सकते हैं, इसके धारा 10 में ये बात बताई गई है कि किस प्रकार की भूमि को दान नहीं कर सकते। तालाब हो, आम रास्ता हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, गैर मजरूआ आम जमीन है और वन क्षेत्र का भूमि है, माइंस और मिनरल्स वाली जो भूमि है,
इस प्रकार की भूमि को जो है भूदान में नहीं दे सकते हैं और इसका खाता सरकार के नाम से खोला जाएगा। जब भूदान करने की बात आई तो बहुत सारे लोग जो बहुत चालाक थे उस समय, जमींदार जो थे या मध्यवर्ती जो थे, वो लोग क्या किए, गैर मजरूआ आम जमीन थी उसी को भूदान कर दिए, जो कि ऑलरेडी सरकार की जमीन है और आप सरकार की जमीन सरकार को ही दान कर दिए। ये उनके द्वारा चालाकी की जाती थी। या तालाब है, या आम रास्ता है, सड़क है, कब्रिस्तान की भूमि है, शमशान की भूमि है, ये सब भूमि भी वो लोग भूदान में कर दिए, जो ऑलरेडी सरकार की है। सरकार की ही चीज हम सरकार को ही वापस दान में दे। तो इस प्रकार की भूमि आपको अगर मिलती है, कब्रिस्तान की भूमि है या शमशान की भूमि है या तालाब है, इसका सूची आपको अंचलाधिकारी के यहाँ से मिल जाएगा कि कौन सी भूमि तालाब है, आम रास्ता है। और वैसी भूमि का लोग दिखाएंगे कि हमको तो भूदान में मिला है, जो ऑलरेडी सरकार की भूमि है और उसी को भूदान में सरकार को दिए, उसका खाता हम रैयती नहीं खोलेंगे, वो सरकारी खाता में चला जाएगा, उसका खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के तहत दान पत्रों की संपुष्टि किए जाने का प्रावधान अंकित है। दान पत्र का संपुष्टि होना आवश्यक है। बिना संपुष्टि के, बिना उसके जो है कंफर्मेशन के, वो भूमि दान की नहीं मानी जाएगी। और इसका संपुष्टि, इसका कंफर्मेशन करते हैं DCLR, भूमि सुधार उप समाहर्ता। यदि भूदान से संबंधित दान पत्र, यानी कि दान पत्र हुआ, यानी कि जो दान का जो चिट्ठी होता है, एक कागज होता है, उसका भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा संपुष्ट किए जाने के बाद भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 14 एवं भूदान से संबंधित विनियम के अंतर्गत जमीन का वितरण भूदान यज्ञ समिति के द्वारा किए जाने के बाद उसका दाखिल खारिज जिस लाभार्थी के नाम किया गया है, वैसे रैयत के नाम खानापुरी प्रक्रम के दौरान जमीन का खाता खोला जाएगा। DCLR ने जिसके नाम से भूदान का संपुष्टि कर दिया है, उसका दाखिल खारिज जिस लाभार्थी के नाम किया गया है, उसी रैयत के नाम से उसका जमीन का खाता खोला जाएगा, तब जब DCLR ने संपुष्ट किया हो। अगर उप समाहर्ता के द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है और खानापुरी प्रक्रम के दौरान भूदान की जो जमीन है उसका खाता बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से खोला जाएगा। अगर उनके द्वारा संपुष्टि नहीं है तो बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से खाता वो खोला जाएगा, ये कमेटी को वापस चला जाएगा। भूदान की भूमि पर प्रमाण पत्र धारक रैयत का कब्जा नहीं पाया जाता है। यदि भूदान की भूमि है उस पर प्रमाण पत्र धारक रैयत का कब्जा नहीं पाया जाता है, वैसी जमीन पर किसी अन्य रैयत का कब्जा पाया जाता है, तो जो वास्तविक लाभार्थी है उसके संबंध में अगर कोई जानकारी नहीं मिलती है, तब वैसी जमीन का खाता भी बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। अगर भूदान की किसी को जो है दिया गया है, उसके पास प्रमाण पत्र है, लेकिन उस पे वो उस व्यक्ति का कब्जा नहीं है, किसी और व्यक्ति का उस पे कब्जा है और उसके पास कोई प्रमाण नहीं है और वो कहता है कि मेरे ही नाम से मेरे ही नाम से खाता खोल दिया जाए, तो उसके नाम से नहीं खोलेंगे। और जब जो लाभार्थी है जिसको प्रमाण पत्र पूर्व में दिया गया था, अगर वो भी वहां पर उपस्थित नहीं है, उसे सूचना देंगे, उसे जो है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद भी अगर वो नहीं आता है तब आप उसको पुनः बिहार सरकार के नाम से खाता खोल देंगे। भूदान की जो भूमि है बहुत लोग उसको बेच देते हैं, तो वैसी भूमि को बेचना नहीं है। और कोई अगर बेच देते हैं और उसके आधार पर दिखाते हैं कि इसको मैंने दाखिल खारिज करा लिया है, इसको मैंने गिफ्ट में पाया है,
तो उसका भी खाता नहीं खुलेगा। उसको जो है भूदान को सिर्फ उस पे रहने और बसने का जो है अधिकार है। कोई भी बंदोबस्त की हुई जमीन को हम को बेचने का पावर नहीं होता है, उस पे सिर्फ रहने और बसने का अधिकार है। इसलिए अगर जो लाभार्थी है अगर वो नहीं रहते हैं, किसी और ने उसको अपने नाम से हस्तांतरण करा लिया है, तो उसके नाम से भी खाता नहीं खोलेंगे और बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खाता खोला जाएगा। आपको बता दिए कि जो गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है, वैसी भूमि अगर भूतपूर्व जमींदार के द्वारा किसी को दान कर दिया गया है या किसी के नाम से जो है वो रिटर्न दिखा रहा हो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात, तो वैसी भूमि का भी खाता जो है, या वैसी भूमि को जो है आचार्य विनोबा भावे को दान में भी दिया गया हो, गैर मजरूआ खास हो बिहार, तो वैसी भूमि को भी जो है रैयती हम नहीं मानेंगे, उसको हम मान्यता नहीं देंगे। चूंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात गैर मजरूआ खास भूमि गैर मजरूआ आम भूमि ये सब सरकार में निहित हो गई, तो किसी को हम नहीं खोल सकते हैं। हाँ अरविंद कुमार बताइए। अरविंद कुमार को, अरविंद जी बोलिए। अरविंद कुमार बोलिए। अरविंद जी बोलिए। हाँ बोलिए अरविंद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सब तक जा रही है, सब तक जा रही है ना? लगता है कि अरविंद जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकते हैं। रंजीत जी बताइए, बताइए। हेलो हाँ बोलिए मैडम, रंजीत जी। हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ ये अंचलाधिकारी किसी भी ये भूदान के द्वारा जो जमीन दिया गया है गैरमजरूआ खास, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो कोई भी अंचलाधिकारी क्या उसको अपने मन से किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अंचलाधिकारी गैर मजरूआ खास भूमि का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपने मन से। भूदान में गैर मजरूआ खास भूमि अगर कोई दिखाता है, जमींदारी उन्मूलन जब हो गया और उसके बाद जो भी सरकारी जमीन थी वो तो खुद ब खुद सरकार की हो गई। और जब जमींदारी उन्मूलन के पश्चात, चूंकि 1954-55 में जो है भूदान के लिए अभियान चलाया गया, तब कोई जमींदार गैर मजरूआ खास भूमि को भूदान कर दिया, आम जमीन को दान कर दिया, कब्रिस्तान को कर दिया, तो वैसे दान किए हुए जमीन का हम खाता नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सरकार की भूमि है और किसी और के रैयत उस पे कैसे दावा कर सकता है। मैडम एक और क्वेश्चन इसी से हाँ रिलेटेड। अगर किसी रैयत के पास, रैयत तो इसको नहीं बोलेंगे, अगर कोई जो इसके पास पर्चा हो, ठीक है, हाँ और हाँ उसके पास अगर रसीद एक अवेलेबल है उसका, ठीक है, 91 92 का, हाँ हाँ और रजिस्टर 2 में अभी भी उसी का नाम दिखा रहा है, ठीक है, हाँ हाँ। तो वो जमीन किसका होगा? उसका स्वामित्व तो अभी उस पे नहीं है, मतलब जो हम लोग जो बोलते हैं ना वो उस पे नहीं है, कब्जा अच्छा, नहीं है अभी उनका उसका। उनका कब्जा उस पे नहीं है, तो उस पे हाँ किसका पेपर है कब्जा है? उसके पास, उस पे किसी का कब? नहीं है। वो वैसे ही खाली है। हाँ खाली है। कितने साल से? 91 92 का लास्ट रसीद कटा हुआ है। अच्छा रसीद कटा है, तो मतलब वो कब्जा नहीं होने का कारण क्या है? वो वहां पे नहीं थे, रैयत वहां पे नहीं थे। नहीं थे, तो अगर उनका जो है कब्जा है, उनके पास रसीद भी कटा है, उनके पास कागज भी है, और हाँ ये रसीद डीसीएलआर के हाथ से संपुष्ट होना चाहिए। डीसीएलआर जो है अगर उसको कंफर्म किए होंगे, उन्हीं के द्वारा मैं ये निकाला जाएगा। मैम उसमें खाता नंबर आवंटित किया हुआ है। नहीं नहीं, तो आपको ये देखना है कि उन्हें भूदान का जो जमीन है किसने उन्हें दिया है। अगर डीसीएलआर सीओ। के यहाँ से नहीं नहीं, तो डीसीएलआर के यहाँ से संपुष्ट होनी चाहिए। अगर सीओ दिए हैं तो उसमें देखिएगा कि क्या वो खाता डीसीएलआर के यहाँ से हुआ है। सीओ जो है अनुशंसा करके डीसीएलआर को भेजते हैं, तब डीसीएलआर उस पर आदेश देते हैं। बिना उनके आदेश का आप खाता नहीं खोलेंगे, आपको ये देख लेना होगा।
मतलब सीईओ अपने मन से उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, नहीं कर सकते। सीईओ को अपने मन से छेड़छाड़ करने की नहीं है। और अगर आप प्लॉट पे जाते हैं तो आपको देखना होगा, उनसे कागज मांगिएगा, वो जो भी रसीद दिखाएंगे, जो भी अपना दस्तावेज दिखाएंगे, आप वही दस्तावेज से अपना डीसीएलआर के यहाँ भी जाइएगा, उनके पास सारा डिटेल्स होता है, भूदान का जितना भी जमीन वितरित हुआ रहता है उनके यहाँ वो सारा अभिलेख होता है। आप उससे मिलान करेंगे, देखेंगे कि क्या ये डीसीएलआर के द्वारा संपुष्ट किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो आप खाता खोल सकते हैं, नहीं किया हुआ है तो आप नहीं खोलेंगे। भूदान में यही है कि डीसीएलआर इसके जो अथॉरिटी है वो जो संपुष्ट किए तो ठीक है, वरना गलत है। थैंक यू मैम। चलिए, हाँ, अब आगे है अब कुछ आपको हम भूदानीय के कमेटी के बारे में बता दिए, आपको खास महाल के बारे में बता दिए, भू हदबंदी के बारे में बता दिए। बहुत बारीक चीज है, बस आपको कागज देखना है, भू हदबंदी कार्यालय से देखना है, भूदान का, भू अर्जन का, ये सब इस विभाग में चाहिए, राजस्व कार्यालय में जाइए, वहां पे सूची उठाइए, उसी से बस मिलान करिए किसके नाम से है, नहीं है। जिसके नाम से है अगर है तो खाता खोलिए, नहीं है तो वापस बिहार सरकार को दे दीजिए। आपको कोशिश करनी है कि आप बिहार सरकार का जो उनकी संपत्ति है उसको बचाइए, बेवजह या बिना अवैध तरीका से कोई इस पे दखल न किया हो। हाँ, मणिभूषण जी बोलिए। मणिभूषण कुमार, हाँ 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 बोलिए, हाँ बोलिए। मैम, ये यादाश्त केवाला क्या होता है मैम? क्या? यादाश्त केवाला। यादाश्त केवाला, यादाश्त से जब अमीन जाते हैं और उस समय जो है यादाश्त पंजी जो पारित करते हैं, उसी के आधार पर जो है जमीन का जो है ये उसको दर्ज करते हैं खाता वाता खोलने के लिए, वही होता है। मैम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जमीन क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो जमीन है वो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, जैसे खास महल वगैरह है या फिर उस तरह की जो जमीन है, सरकार की जो जमीन होती है उन्हीं का होता है। उसमें बहुत सारे, उसको बहुत छोटी छोटी परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार की भूमि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की होगी, किस प्रकार की भूमि जिला परिषद की होगी, किस प्रकार की भूमि जो है आपको मंत्रालय की होगी। तो हर छोटी छोटी भूमि, अलग अलग प्रकार की भूमि, उन सबको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो वो आपको डिटेल्स, एक एक भूमि का एक एक डिटेल्स आपको वो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब आपको अभिलेख मिलेगा उसमें आपको वो क्लियर दिखेगा, पता चलेगा। और हाँ, next- शिवम शिवम जी पूछिए। हाँ हाँ नमस्कार। जी मैम, जी ये पूछ रहा था मैम कि 3-4 दिनों से जैसे आपने बताया हाँ हाँ कि लैंड रिकॉर्ड्स के समय हम लोगों को जो पुराना खतियान है, हाँ रजिस्टर 2 में जो डिटेल्स है वो, उसके हाँ, बाद हाँ। आपका जो आज आपने बताया रजिस्टर 5 में जो दाखिल खारिज हुआ है वो, हाँ तो हाँ इस तरह से तो हमारे पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपको इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा? ये जो ऑर्डर ऑफ देखिए, प्रेसिडेंस होता है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक तो आपके खतियान होते हैं। पुराना जो खतियान है, हाँ, पुराना जो खतियान है वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो होते जिला हैं। अभिलेखागार में मिलेगा। हाँ, जी जिला मैम। हाँ अब हाँ वो मैं आपको अपने जिला की स्थिति बताता हूँ मैम कि हाँ हाँ, बताइए। किस 1936 जिला से है आप? छपरा जिला मैम। अच्छा बताइए, छपरा में कहाँ से है आप? 1906 छपरा छपरा में तरैया किस? थाना, अच्छा, तरैया से, ठीक है। तरैया थाना। हाँ हाँ लेकिन बोलिए। मैं वहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं अन्य राज्य में निवास करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो 1936 से लेकर 1974 तक का कोई अभिलेख ही नहीं है अभिलेखागार में। राजस्व अभिलेखागार में? जी मैम, 1936 से लेकर 1974 तक का कोई अभिलेख है ही नहीं, ना ही उस पीरियड का कोई भी जो बिक्री हुई है रजिस्ट्री ऑफिस में उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और गांव के रजिस्टर 2 भी बहुत बिखरी हुई स्थिति में है। हाँ, तो जो आपका रजिस्टर 2 है वो जी वो खतियान भी से ही बहुत तो बिखरी तैयार हुई हुआ, स्थिति, जी वो वो हम भी समझ रहे अधूरी है हैं। मैम। आपके जी तरैया के बगल में पानापुर ब्लॉक है। जी जी जी। हाँ हाँ, तो छपरा जिला को हम जानते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको वहाँ का खतियान अभिलेखागार में मिल जाएगा। जिला नजारत में जाइएगा, वहाँ मिलेगा अभिलेखागार में। उसके लिए थोड़ी प्रयास करनी होती है, वो खतियान होगा और जरूर होगा। ये अलग बात है क्षतिग्रस्त स्थिति में है। अब तो ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन सबको डिजिटाइज कर दिया गया है। आप चाहेंगे तो उसमें आप अपना खाता खेसरा जो भी है उसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं।
नहीं, मैंने एक कानूनगो के अगर सामने इस तरह की हाँ, स्थितियां वो आए कि जिला रजिस्टर्ड टू अभिलेखागार में मिल में जाएगा। अलग जिला अभिलेख है, देखिए, अभिलेखागार का अगर रिकॉर्ड अलग है, जो दाखिल खारिज का रिकॉर्ड है वो सेपरेट है, तो मैं किस डॉक्यूमेंट को बेस मानूं अपना, नहीं कौन नहीं, सा जो डॉक्यूमेंट जो प्रामाणिक है? पुराना आपका खतियान है वो आपको मानिएगा, सबसे लास्ट में ही दाखिल खारिज आता है। आप पहले जिला अभिलेखागार को मानिए, जो कैडेस्ट्रल पहला सर्वे हुआ होगा उसको मानिए, फिर जी डिविजनल सर्वे को मानिए, फिर जो है दाखिल खारिज आपका जी, बाद में आते हैं। वो दाखिल सबसे आखिरी में दाखिल आएगा। खारिज तो अपडेशन होते रहता है ना। आज जमीन आपके पास है, आज जाके आप आज का आज आपने बेच दिया, कल वो किसी और के नाम से हो गया नहीं मैम, ऐसा है, भी तो है कि वो जो तो 1953-54 की जमीनें भी दाखिल खारिज नहीं हुई है, जो उस समय के मतलब थे भूधारी, उन्हीं के नाम से है हाँ, तो दाखिल खारिज अभी नहीं भी। हुई है। तो जिन्होंने जी, जमीन को खरीदा है या दान में प्राप्त किया है, उनको जाके दाखिल खारिज करा लेनी चाहिए। अब तो ऑनलाइन हो गया है, अब तो ये और आसान काम हो गया है। बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर वो भूमि विवादित नहीं है, अगर वो भूमि सरकार की नहीं है, और अगर वो भूमि विवादित नहीं है, अगर वो भूमि सरकार की नहीं है, तो आप उसको दाखिल खारिज जाकर अभी भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका अगर कागज पुराना होगा, 1954 का होगा, हो सकता है कर्मचारी बोले कि नहीं हमारे पास तो इसका कोई डिटेल्स नहीं है, तो आप उसको जिला अभिलेखागार से निकलवा सकते हैं। उसका खतियान का नकल आप ले सकते हैं, और वो होता है, बस उसको निकालने में थोड़ी परेशानी होती है इस वजह से। और ये सीलिंग वाला जो हद हाँ, महाबलिश माल, बताइए। मना विलास माल, आपका नाम कुछ? हाँ हाँ हाँ, मना विलास जी। हाँ हाँ, बोलिए। सुना दे रहे हैं मैम? हाँ हाँ, बोलिए। मैम ये पूछ रहे हैं, जो कोई रायत जमीन हाँ हाँ, मंदिर का नाम में या ट्रस्ट का नाम में दान कर दे, तो उसका बाद में किसका नाम में वो रजिस्टर्ड होगा? वो ट्रस्ट के नाम से हो जाएगा। अगर वो दान कर दिए हैं तो जब आप खाता खोलने जाइएगा, और वो प्रमाणिक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, दान जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वो Yes, ma'am. उसी के नाम से खोला जाएगा। Thank you. चलिए। हाँ हाँ, विक्रम कुमार। जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ जैसे ये सोलानामा और पंचनामा होता है ना, हाँ हाँ, ये इसको कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे? सुलहनामा पंचनामा जो है, इसको क्या वेरीफाई करना, आप देखिएगा उसमें किस किस का हस्ताक्षर है। जो भी व्यक्ति है उन सबको जो है वहां बुलाइएगा, सबको नोटिस करिएगा, सबसे पूछ लीजिएगा कि क्या ये आप ही का हस्ताक्षर है, क्या ये आपके सामने हुआ है। और उसमें जो है जिस जिसका उसमें जो जो सहभागी होंगे उन सबको बुलाइएगा, पूछिएगा, उनसे वेरीफाई कराइएगा। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, मुखिया, सरपंच, उन लोग को भी वहाँ रखिएगा। चूंकि पंचनामा वगैरह जो भी होता है, इसमें वहाँ के मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सब जरूर ही शामिल रहते हैं, तो वो आपको। ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है? हाँ, पंचनामा भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अगर उसपे सारे लोगों का हस्ताक्षर है, जो जो उसके क्या बोलते हैं, जो जो उसके अंशधारी हैं, जो जो उनके हिस्सेदार हैं, उन सब का अगर साइन है, सिग्नेचर है, जैसे 4 लोग है, 4 लोग का पंचनामा तैयार हुआ है, और उसपे सरपंच का साइन होता है या मुखिया का, तो अगर वो सभी लोग का साइन है, जिस वो जमीन के हिस्सेदार है अगर है, तभी जो है वो लीगल है। अगर किसी भी एक व्यक्ति का अगर सिग्नेचर छूटा हुआ है तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, फिर उसमें आपको आगे चल के विवाद ही होगा। इसलिए कोशिश करिए कि जो भी हिस्सेदार है उन सभी का साइन होना चाहिए। जैसे वो आदमी लीगल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वो ग्राम ग्राम प्रतिनिधि हो सकते हैं, या मुखिया, विधायक, ये नहीं सब हो सकते नहीं, हाँ, ये सब सरपंच, गांव के जो सरपंच होते हैं उनको तो पंचनामा, उनको तो पावर है। ये सब हैं? का जो वंशावली बनाने का पावर है, आपका पंचनामा जो है वो तैयार करने का पावर है। गांव के सरपंच को बहुत पावर है। अलग बात है कि वो अपने पावर को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन ये सरपंच का काम है। फिर आपका ग्राम कचहरी भी चलता है, आप वहां से भी करा सकते हैं। जैसे कोई आम आदमी साइन किया हो तो? आम आदमी, अगर हम आपको बताएं कि 4 भाई हैं, चारों भाई का पंचनामा तैयार हुआ है, और उस चारों व्यक्ति के हस्ताक्षर है उस पे, उन चारों व्यक्ति को बुलाकर पूछिए कि क्या ये हस्ताक्षर आपने किया है। तो अगर वो स्वीकार करते हैं, पुनः उनसे हस्ताक्षर एक बार ले लीजिए। अगर वो स्वीकार करते हैं तो ठीक है, तब तो कोई विवाद नहीं है।
जैसे पुराना पंचनामा है तो पुराना से क्या है, पुराना पंचनामा है तो फिर देख लीजिए उस पे किसका साइन है, ऑथराइज्ड व्यक्ति का साइन है या नहीं, मुखिया या सरपंच है नहीं। आप उस पंचनामा के आधार पे आप नया रजिस्टर्ड बंटवारा करवा लीजिए, रजिस्टर्ड बंटवारा करा लीजिए अगर ज्यादा दिक्कत है तो। हाँ रवि कुमार जी। जी नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। आप लोग को प्रश्न उत्तर का समय दिया जाएगा। मेरा जो टॉपिक है हम चाहते हैं वो आपको बता दें, आप उसे नोट कर ले ताकि कभी भी कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो कि खास जमीन का, भूदान की जमीन का, अर्जन की जमीन का, खास महाल की जमीन का कैसे हम एंट्री करेंगे, कैसे हम विभाग से जो है इसके डिटेल्स लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि भविष्य में ये आपके बहुत काम आने वाला है। यही सब चीज है जो आपको गलत फंसने में बचाएगा। अगर हो सकता है आपके जो अमीन हो वो कुछ दिमाग देने लगे कि सर खास महल की जमीन है, क्या दिक्कत है, कौन देखने जा रहा है, सरकार को फुर्सत है देखने का कि उसकी जमीन किसके नाम खाता खुल गया। वो तो तब देखी ना जब उसको उस जमीन की जरूरत पड़ेगी, तब ना देखने जाएगी, तब तक तो बात आगे बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है, आप बहुत जगह भू अर्जन में देखते होंगे कि जब सरकार भूमि की अधिग्रहण करती है तो रैयतों के द्वारा बहुत विरोध किया जाता है। होता क्या है, वो जमीन होती है सरकार की, गैर मजरूआ आम जमीन होती है, उस पे लोग बसे हुए हैं, ऐसे ही कब्जा किए हुए, अवैध कब्जा किए हुए हैं। जब सरकार को उस जमीन की जरूरत होती है किसी काम के लिए, किसी परियोजना के लिए, और वो जब प्लॉट पे जाती है और रैयतों से वो प्लॉट खाली करवाती है, अतिक्रमण को खाली करवाती है, तो रैयत बोलते हैं कि ठीक है हम खाली करेंगे लेकिन हमको पहले इसका मुआवजा चाहिए। वो मुआवजा मांगते हैं। लेकिन गैर मजरूआ आम जमीन है, वो आप सरकार की ही जमीन है। आप सरकार की जमीन पे रह भी रहे हैं और सरकारी जमीन का मुआवजा भी मांग रहे हैं, ये तो सही नहीं है। इसलिए सरकार की जमीन को बचाना आपका भरसक प्रयास होना चाहिए कि हम उसकी जमीन उसी के खाते में लिखें। और लोग जो भी गलत सलत अपना दाखिल खारिज करा लिए रहेंगे या फिर उसको बेचे रहेंगे, गिफ्ट किए रहेंगे, उसको आपको कागज देखकर उसको करना है, वरना सब बिहार सरकार के नाम से जाएगा। आपको हर हालत में सरकार की जमीन को आपको संरक्षक बनना है, उसे बचाना है। तो इसलिए ये सब हम आपको बता रहे हैं ताकि कोई रैयत आपको बेवकूफ ना बनाए, वो कोई कागज ना दिखा दे, पता चला भूदान की जमीन है, वो कागज दिखा रहा है कि देखिए हम तो रसीद कटा रहे हैं, कर्मचारी जी मेरा रसीद काटे हैं। आपके कर्मचारी के रसीद काटने से क्या होता है, अगर डीसीएलआर ने उसको संपुष्टि नहीं किया तो अगर आप ये सब जाने रहेंगे तब तो कहेंगे कि ठीक है रसीद तो तुम दिखा रहे हो, जरा डीसीएलआर जो संपुष्टि किया वो कागज का है वो दिखाओ। तब वो दिखाएगा ही नहीं, तब उसे लगेगा कि नहीं कानूनगो साहब तो बड़ा जानकार है, इनको तो जानकारी है। तो आप अगर अपने से ज्ञान में मजबूत रहेंगे, जानकारी लिए रहेंगे, तब तो रैयत आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। इसलिए आपको ये सब क्लास दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, चीजें अपने स्तर से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको क्लियर की जाए ताकि आप फील्ड में जाए तो बेवकूफ ना बने, किसी रैयत के द्वारा जो है आपको ये बेवकूफ ना बनाया जाए। इसलिए जो मेरा क्लास है आप लोग उसको सुनिए, उसको नोट डाउन करिए, कहीं कुछ फंसता है तो मैं उसे दोबारा रिपीट भी करूंगी, मैं मेहनत करने से नहीं घबराऊंगी, रिपीट भी करूंगी, ठीक है। हाँ किसी का प्रश्न था आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे का क्लास लेती हूँ। हाँ हाँ मैम पूछना तो अधिसूचना और उद्घोषणा में क्या अंतर है मैम? शुरू दिन से बताया गया है, अधिसूचना जब भी होती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, उद्घोषणा जो है जिला स्तर पे कलेक्टर के द्वारा की जाती है, ठीक है। अधिसूचना जो है गजट में प्रकाशित होता है और उद्घोषणा जो है आपका जिला स्तर पे किया जाता है, यही है। चलिए हाँ एक क्वेश्चन और था मैम। हमारे 3 प्लॉट है मैम, हेलो, और तीनों प्लॉट ना जैसे एक साथ अब जुड़ गया है, एक ही जगह पर आ गया है अब, ठीक है। तो उसके दाखिल खारिज के लिए हम जब गए हैं ब्लॉक में जी, तो वहाँ ना सीओ साहब जो है से उसको रिजेक्ट कर दिए। कारण वो लिखे हैं कि मैंने ऑनलाइन पे ना मैम कि मतलब इसका चौहद्दी जो है से एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए।
इसकी चौहदी एक साथ नहीं होनी चाहिए, हाँ अलग जैसे अलग होनी जी चाहिए। मैंने 4 प्लॉट है मैम, चारों एक साथ जुड़ गया तो हमने ना एक ही चौहद्दी लिखवाए थे रजिस्ट्री में। अच्छा, जी नहीं तो इसका क्लियरफाई आपको अंचलाधिकारी के यहाँ कर देनी चाहिए थी, एक आवेदन देकर। जो भी आप 4 प्लॉट लिखवाए हैं, चारों प्लॉट का फोटोकॉपी लगा दीजिए और जी एक एप्लीकेशन दे देते, उसमें सारे चीज क्लियर कर देते कि ये मेरी जो मेरे चारों प्लॉट संयुक्त रूप से हैं और इनका चौहद्दी ये है। आप उनके यहाँ आप आवेदन दे के करा सकते हैं। अब वो रद्द कर दिए मैम, तो उसका कुछ रीओपन का है चांस? हाँ, अगर वो रद्द कर दिए हैं तो आप जी डीसीएलआर के यहाँ अपील में जाइए, उन्हें जो वो रद्द किए हैं वो जी जी पेपर लीजिए, केस नंबर लीजिए और जी आपके पास जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो लीजिए, उसका कॉपी लगाइए और जी उसमें सारी बातें डिटेल से लिख दीजिए और उसको डीसीएलआर के यहाँ अपील में जा सकते हैं। डीसीएलआर अगर आप अपनी बातों को उनको समझा पाए, समझ जाएंगे तो वो फिर दाखिल खारिज करने का आदेश दे सकते हैं, ये पुनः डीसीएलआर सीओ नहीं जी कर सकते हैं। अच्छा, तो वो अनुमंडल पदाधिकारी के पास मिलेंगे? हाँ हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी, जहाँ अनुमंडल ऑफिस होता है वहीं पर डीसीएलआर होते हैं। ये भूमि सुधार उप समाहर्ता उनको बोलते हैं। कभी कभी एसडीओ ही डीसीएलआर के प्रभार में रहते हैं, तो आप वहां जाइएगा अनुमंडल ऑफिस में और डीसीएलआर के यहाँ अपना आवेदन दीजिए और जो दाखिल खारिज जो आपका रिजेक्ट हुआ है उसकी भी एक कॉपी आप उनको लगा के उसमें दे दीजिए। हाँ मुकेश जी। हाँ दिन बंधु जी बोलिए। दिन बंधु जी बोलिए। नहीं हो रहा है दिन बंधु जी, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप अपनी तरफ से हाँ हेलो। हाँ बोलिए दिन बंधु जी। हाँ मैम, मेरा ये है एक कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 हाँ जो संशोधित अधिनियम 2017 हाँ और नियमावली 2012 संशोधित नियमावली 2019 में क्या अंतर है? कुछ चीजें जो है संशोधन के साथ उसमें आई हुई है, नया टेक्निक आया हुआ है। पहले जो है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से नहीं होता था, अब हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा किश्तवार होना है। वो आपको फोटो खींच के देंगे, फिर अमीन जो है वहां जाएंगे, उसको मिलान करेंगे सरजमीनी से, ठीक है। तो कुछ नियम बहुत ज्यादा नहीं, जैसे पहले वंशावली जो है अमीन तैयार करते थे, अब जो है वंशावली आपको रैयत भर के देंगे फॉर्म में। प्रपत्र 3 का 1 है, उसमें वंशावली वो भर के रैयत ही देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है जिसमें संशोधित करके नया में लाया गया है। आपको तो बीटी एक्ट के आपको तो बिहार सर्वेक्षण एक्ट तो पढ़ाया गया था, कल क्लास ली गई थी आपकी इसके डिटेल्स में, ठीक है। हाँ अब हम इसी में थोड़ा सा, हाँ एक और है हाँ क्वेश्चन में, तमन्ना शाहीन, एक और है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ बोल रहे हैं कि जब दो पक्षकारों के बीच दावा आपत्ति प्राप्त की जाती है, तब एक पक्ष में दिए गए समय के साथ यदि उपस्थित नहीं होता है, तब हाँ उस हाँ, समय हमें क्या करना होगा? अगर इसके आप तरफ दोनों निर्णय देना पक्षकार होगा। को आपको कोशिश करनी है कि दोनों को समुचित नोटिस दिया जाए। एक पक्षकार आ गया, आप उसको पुनः नोटिस करें, एकदम पूरी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दोनों पक्षों को जो है नोटिस हो, उसको तामिला भी हो। सिर्फ कोरम नहीं पूरा करना है, सिर्फ कोरम नहीं कि हाँ मैंने तो नोटिस दे दिया, उसको मिला कि नहीं मिला इसका कोई पता नहीं, वो व्यक्ति वहां था भी कि नहीं था, बाहर था। कोशिश करिए कि उसको मैसेज चल जाए, अपने तरफ से हर स्तर से कोशिश करिए। इसके बावजूद, आपकी पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर वो पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो आप दस्तावेज के आधार पे, अभिलेख के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे एक पक्षीय निपटारा कर सकते हैं, एक पक्षीय आदेश दे सकते हैं। रैयती मामले में कानूनगो को ये अधिकार है। सरकारी मामले में एएसओ करेंगे, रैयती मामले में कानूनगो करेंगे। चलिए आगे। मैम मेरा एक और है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए। धर्मेंद्र जी हेलो। हाँ बोलिए।
मैम खास महाल का जो भूमि है, हाँ, इसका रसीद कौन काटेगा? खास महल की जो भूमि है उसका रसीद जो है लीज पे दिया जाता है, इसका रसीद नहीं कटता है, ये लीज पे दी जी जाती है सरकार के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। जी अगर मैम। कोई कर्मचारी का रसीद दिखाता है तो वो गलत है, वैसी जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, अंचलाधिकारी के द्वारा उसका दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये लीज पे दिया जाता है, 30 वर्ष के लिए इसको लीज पे सरकार देती है। कितने वर्ष के लिए मैम? 30 वर्ष, 30 वर्ष। 30 वर्ष के लिए। ओके हाँ, मैम, थैंक यू। चलिए। हाँ, अविनाश जी। अविनाश जी, महिला लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं होती हैं। मेरी मेरी इच्छा होती है कि सारी महिलाएं एकदम जोर शोर से पार्टिसिपेट ले, एकदम पढ़े और उसको आगे करे, वो भी प्रश्न पूछे, वो भी कुछ जाने, कुछ बताए। महिलाओं को देखते पीछे रहती हैं, आप लोग को तो आगे रहना चाहिए। हाँ, बोलिए। हाँ, नीना जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि बीटी एक्ट में कितने एक्ट और रूल होते हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे रूल्स है, इसके लिए आपको अलग से क्लास लिया जाएगा या लिया भी गया होगा, वो आप उसमें आप चर्चा कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा आपको नहीं, जैसे कितने एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। बटा हाँ हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बटा हुआ है ना, इतना शेड्यूल है, इतना पार्ट है, तो उस टाइप से मतलब इसमें हाँ कितना? हाँ, हम आपको एक राय देंगे यही कि बीटी एक्ट्स में कितने एक्ट है, कितने रूल्स है, ये जानने के बजाय किस एक्ट का कब प्रयोग होना है, किस रूल्स का कब प्रयोग होना है, इसको जानिए, इसको समझिए, तो शायद आपको ज्यादा काम आएगा। हाँ, चलिए राजीव जी। थैंक यू मैम। हाँ, राजीव जी बोलिए। हाँ मैडम, एक बार भू हदबंदी फिर से सुनाना चाहते। भू हदबंदी, भू हदबंदी अधिनियम जो है 1961 में शुरू किया गया था, और इसमें जो है अधिशेष भूमि जो थी उसको सरकार द्वारा एक्वायर की गई, अर्जित की गई, और उसके पश्चात उसको सुयोग्य श्रेणी में वितरित किया गया, बांटा गया। सुयोग्य श्रेणी कौन होते हैं? जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महादलित को छोड़ के पिछड़ा वर्ग में एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 है, इनके पास जो है रहने के लिए, वास के लिए कोई भूमि नहीं होती है, तो सरकार इनको बसने के लिए, रहने के लिए भू हदबंदी की भूमि इन्हें देती है, जिस पर वो अपना वास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो इसका वितरण सुयोग्य श्रेणी के परिवार के साथ किया जाता है, और जब भी जमीन का खाता आप खोलिएगा खानापुरी के समय, तो जो लाभान्वित परिवार है उन्हीं के नाम से खोलिएगा, कागज देखकर कि क्या उन्हें इसका जो है पर्चा मिला हुआ है। अगर नहीं मिला है तो सरकार के नाम से चला जाएगा, अगर उनके नाम से मिला है, जो उस प्लॉट पे रह रहे हैं, लाभान्वित है और उनके नाम से है, तो आप उनके नाम से खाता खोल सकते हैं। और यदि किसी का अवैध दखल है वैसी भूमि पर, तो उसको अभियुक्ति कॉलम में दखलकार का नाम नहीं लिखेंगे। आपको अभियुक्ति कॉलम में अक्सर आप सोचते हैं कि चलो कोई प्लॉट है, उसपे कोई दखलकार अवैध है, उसी का नाम लिख देते हैं, तो भू हदबंदी में लिखना भी नहीं है, उसको छोड़ देना है। दूसरा चीज है कि अगर मामला न्यायालय में है, भूमि अर्जित हो परंतु पर्चा का वितरण नहीं हुआ है, भू हदबंदी में सरकार ने भूमि अर्जित कर ली है लेकिन पर्चा का वितरण नहीं हुआ है, प्रक्रिया थोड़ी स्लो है, धीरे है, और मामला न्यायालय में चल रही है, बहुत लोग अपनी भूमि देना नहीं ना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारा कोर्ट केस होता है, बहुत सारी जो है न्यायालय में लोग चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस मामले में न्यायालय के आदेश के पूर्व यथा स्थिति जो होगी वही करेंगे, यानी कि प्रेजेंट जो स्टेटस है, अगर कोई लाभान्वित है या कोई व्यक्ति रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो जो यथा स्थिति है सरकार के नाम से है तो सरकार के नाम से ही वो खाता खुलेगी, और अगर कोई लाभान्वित है तो उसके नाम से खोलेंगे। अब यदि जब न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश निर्गत हो जाएगा तो न्याय निर्णय के अनुसार खाता खोला जाएगा, जो न्यायालय का आदेश होगा उसी के अनुसार आप उसका खाता खोलेंगे, और
माननीय न्यायालय द्वारा यदि जो यथा स्थिति पहले थी उसके आदेश नहीं दिया गया है, उसके विपरीत आदेश दिया गया है, तो वैसी स्थिति में भू हदबंदी के अंतर्गत अर्जित भूमि खाता बिहार सरकार के नाम से खुल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं गैर मजरूआ खास के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि गैर मजरूआ खास में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं और इसके लिए भी कैसे रैयत आपको बेवकूफ बना सकते हैं और अपना गैर मजरूआ खास जमीन का भी खाता खुलवा सकते हैं आपसे। तो जब खानापुरी प्रक्रम में आप जाइएगा तो खास जमीन अगर आपको लिस्ट मिल चुकी होगी और रैयत आपको किस तरह से जो है अपना कागज दिखाकर, दस्तावेज दिखाकर कहेंगे कि इस पे तो मेरा कब्जा है, देखिए मेरे पास कागज है, इसका रसीद है, तो आप वैसी समय में क्या करना है उस कंडीशन पे आपको हम थोड़ी सी चर्चा कर दें। भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा जो है रजिस्टर्ड हुकुमनामा या पट्टा द्वारा अगर गैर मजरूआ मालिक खास भूमि का रैयत को दिया गया है तभी हम उसको उत्तराधिकार मानेंगे। जो भी भूतपूर्व जो जमींदार थे, जो मध्यवर्ती थे, अगर वो रजिस्टर्ड हुकुमनामा दिए हैं, रजिस्टर्ड पट्टा दिए हुए हैं रैयत को, तभी हम उसको उत्तराधिकार मानेंगे। हुकुमनामा जो है आपका 1/1/1946 से पहले का होना चाहिए और सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही हो, सरकारी लगान रसीद भी कट रही हो, तो वैसी भूमि रैयत या उनका जो उत्तराधिकार है उनको हम मान सकते हैं। जनरली आपको 1/1/1946 के पहले का कागज नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम लोगों के पास ही होगा। ठीक है। यदि गैर मजरूआ मालिक भूमि है और सरकार द्वारा किन्हीं को बंदोबस्त की गई है और वो पर्चाधारी रैयती भूमि मानी जाएगी। अगर सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई है तभी वो रैयती होगी, अन्यथा नहीं। यदि किसी के अवैध दखल उस भूमि पर है और बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत बेदखल कर बंदोबस्तधारी को दखल कराएंगे। अगर गैर मजरूआ खास भूमि सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई है किसी रैयत को तो उसके नाम से खाता खोलेंगे बंदोबस्ती का, और अगर किसी ने अवैध दखल किया हुआ है और वो अपना दावा करे तो उसका खाता हम नहीं खोलेंगे और उसको बेदखल करेंगे। बेदखल करने का कार्य जो है सीओ के द्वारा होता है, आप उसको सूचना दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। गैर मजरूआ भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है तो बिहार दाखिल खारिज नियमावली 2012 के नियम 13 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी और भूमि सरकारी मानकर कार्रवाई की जाएगी। अगर गैर मजरूआ भूमि है और बिना किसी आधार का उसका जमाबंदी चल रहा है, जमाबंदी तब चलता है जब किसी रैयत के नाम से चल रहा हो और वो खाता खिसरा उस रैयत के नाम पे चढ़ा दिया गया हो, तो वैसी भूमि बिना आधार की जमाबंदी चल रही है, कोई दिखाएगा कि देखिए मेरा तो जमाबंदी चल रहा है, रसीद चल रहा है, किस आधार पे चल रहा है, आप उससे मांगेंगे, तब वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएगा। तो अगर बिना आधार का है तो वैसी भूमि को आप दाखिल खारिज नियमावली के तहत उसका जमाबंदी रद्द हो जाएगा। रद्द करने के लिए कार्रवाई करेंगे। जमाबंदी रद्दीकरण जो है एडीएम के यहाँ होती है और भूमि सरकारी मान ली जाएगी। सरकार द्वारा बंदोबस्त भूमि अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि जो भूमि सरकार बंदोबस्त करती है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसका दाखिल खारिज नहीं हो सकता, उसका कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकता, कोई खरीद बेच नहीं सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता, ये सब चीजें हैं। और बंदोबस्तधारी उनके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रैयत के दखल कब्जे में ऐसी भूमि पर रैयती दावा नहीं मानी जाएगी। थोड़ा सा हम आपको कैसरे हिंद के बारे में बता देते हैं। कैसरे हिंद आप भी पढ़े होंगे कि ये कैसरे हिंद है क्या। तो कैसरे हिंद जो है संविधान का अनुच्छेद 294 है। उसमें जो है संपत्ति जो है जब संविधान लागू हुआ था 28 जनवरी 1950 के पहले, तो जो संपत्ति डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थी वह कैसरे हिंद कहलाई।
और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद दखल एवं उपयोग के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति कैसरे हिंद की जो भूमि है उसको मानी जाएगी। अगर इसका मतलब ये हुआ अगर कोई कैसरे हिंद जमीन संविधान लागू होने के पहले केंद्र सरकार के दखल में थी तो वो केंद्र सरकार की मानी जाएगी, या राज्य सरकार के दखल में है तो वो राज्य सरकार की मानी जाएगी। आपको कैसरे हिंद की भूमि बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, लगभग न के बराबर, बहुत कम ही लोगों को मिलेगा। लेकिन जब भी मिलेगा उसका खाता नहीं खोला जाएगा, वो किसी रैयत को बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, हमेशा उसका खाता लोग उस पर कब्जा किए रहते हैं तो उसका खाता कैसरे हिंद जमीन के नाम से खोला जाएगा। बहुत लोग जो जमींदार थे, भूतपूर्व मध्यवर्ती जो थे, वो लोग कैसरे हिंद की भी भूमि बंदोबस्त कर दिए थे रैयत को, जो कि उनको करने का राइट नहीं था। सरकार की जमीन और दूसरे व्यक्ति उसको बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं? वो तो सरकार को ही राइट है कि अपनी जमीन को वो किसी को बंदोबस्त कर सकता है। चलिए, अब आपका टाइम हो गया। अगर किन्हीं को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, सारिका सिंह बोलिए। कि हम हाँ। सर्वे करने गए हैं तो क्या? जैसे हम सर्वे के लिए गए हैं, हाँ। उस टाइम कोई रैयत हमें कितने टाइप्स के डॉक्यूमेंट जो है, सीरियल वाइज बता दीजिएगा मैम, कंफ्यूजन हो जाता है, कितने टाइप का डॉक्यूमेंट वो हमें दिखा सकता है? रैयत तो एक ही टाइप का दिखाएगा जो उसके पास उस प्लॉट का होगा। जी, जैसे हमारे पास ये एक ये हाँ हेलो हेलो हाँ बोलिए। जैसे खतियान है हाँ। और वंशावली तो है। खतियान आपको रैयत नहीं दिखाएगा, वंशावली डॉक्यूमेंट्स जो है वो रैयत दिखा सकता है। खतियान तो आपको जिला में मिलेगा या अंचलाधिकारी के यहाँ मिलेगा। हाँ हाँ। और रैयत जो दिखाएगा कि किस आधार पे वो उस जमीन को जो है धारित किया है, उसका पेपर आपको वो दिखाएगा। जैसे वो रसीद हो सकता है या कोई पर्चा हो सकता है, तो वो रैयत